हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। अध्याय 11 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर अध्ययन की किताब अगर लेते हैं आप, तो उसमें स्वयं को जांचें ये वाला एक सेक्शन मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। सवालों की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल 35 सवाल हैं। 2 पेजों में ये यानी एक पन्ने में पूरा भरे हुए सवाल हैं, जिनको करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। तो सब कुछ चलने वाला, लंबी वीडियो ही बनेगी और पता नहीं ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। शुरुआती कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बातों को समझ लीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से होने लगेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर का नाम है ये अब ऐसा है, पहले शुरू में इसे ऊंचाई और दूरी कहा जाता था। ऊंचाई और दूरी ये कहा जाता था। कारण क्यों ऐसा है भाई, ये भी बता देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा स्याही अधिक हो गई। ठीक है, ऊंचाई और दूरी ये क्यों कहा जाता था? कारण ऐसे समझेंगे कि कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित है। ये मान लेते हैं अपना एक पेड़ हो गया है और पेड़ पर ही कोई फल, बंदर या फिर कोई लड़का चढ़ा हुआ है, जिससे एक अन्य लड़का पेड़ से कुछ दूरी पर, ठीक पेड़ के नीचे से आप सिर उठा करके देखेंगे तो संभवतः कोई चीज़ें उतनी आसानी से नहीं दिखाई देंगी। फल वगैरह जो पेड़ पर लगा है वो उतनी आसानी से नहीं दिखाई देगा। देखने के लिए आपको थोड़ी सी डिस्टेंस चाहिए होती है, ताकि इद्धा मार के आप फल को तोड़ भी सकें। यानी कि आपको थोड़ी डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से कुछ दूरी पर आप खड़े होकर के ही निशाना लगाते हैं। तो कृपया कमेंट करके बताइए, क्या आपने आम ईंटा मार के तोड़ा है? तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये जो हिस्सा, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, बेसिकली सारे जो पेड़, दीवार, खंभे या फिर ऐसे जो भी संरचना होती है वो सामान्य रूप से धरती पर 90 अंश का कोण बना करके ही खड़ी होती है। और उससे अगर आप कुछ दूरी से उस पर स्थित किसी वस्तु को देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ हमेशा दिखाई देता है। ऐसी स्थिति हमें समकोण त्रिभुज लिखना था, तो मैंने त्रिकोण लिख दिया। समकोण त्रिभुज बनता हुआ हमेशा आपको दिखाई देता है। ये हर एक स्थिति में होती है। अब किसी दीवार को देख लें, उस पर जो सीढ़ी लगती है, या फिर बिजली के खंभे को देख लें। एक बिजली का खंभा है जिससे तार ऐसे गए हुए हैं, उधर भी गए हैं, और इसके सपोर्ट के लिए एक तार ऐसा लगा रहता है, इसे सपोर्टिंग वायर कहते हैं। एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आपने पतंग उड़ा के रखी है और उसका धागा कुछ ऐसा है, आप ऐसा देख सकते हैं। एक हवाई जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे। एक हेलीकॉप्टर है, मान लेते हैं। मैं हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी गंदी कोशिश है। तो वो आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो सभी चीज़ों में आमतौर पे समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे जाता है। इन्हीं समकोण त्रिभुज का प्रयोग, मतलब जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो जाहिर सी बात है त्रिकोणमिति के वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लग ही जाएंगे, कोण भी लग जाएंगे, और उन जो कोण के मानिक होते हैं वो भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अब हर जगहों पे मुख्य रूप से जो लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूलों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं लगने वाली है। आपको बस इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो वैल्यू होती है लाल बटे कक्का से देखने को मिलती है। लाल बटे कक्का, इन्हीं का प्रयोग करना है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जो होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है।
तो ये जो यहाँ से देखने को मिलता है कि आपको ये सीक्वेंस याद है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से याद होंगे। इनकी ट्रिक जो होती है इससे देख करके निकालने की, नहीं याद है तो बता देते हैं। ये साइन, कॉस, टैन, यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक, तो ये सीक्वेंस याद करने का तरीका है। आपको इनका प्रयोग ही देखने को मिलेगा और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको टैन का प्रयोग देखने को मिलेगा। साइन और कॉसेक, कॉस का तो बहुत मुश्किल से, इनका तो सबसे रेयर बहुत है। पूरे चैप्टर को आप ख़त्म कर चुके होंगे, उसमें कहीं एकाध बार इन तीनों का देखने को प्रयोग मिल जाएगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा हर एक सवाल में जिसका प्रयोग होने वाला है वो है टैन का, ठीक है। और साइन कॉस का कभी कभार एक आध जगह पे मिल जाएगा। तो ये होने वाली है। और हर एक जगह पे आपको ये ध्यान देना है कि 90 अंश का कोण कहाँ बन रहा है। आई थिंक कि आप ये पहचानने में सक्षम है कि 90 अंश का कोण कहाँ बन रहा है। कर्ण जो होते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, कर्ण भी आप पहचानने में सक्षम हैं। और अगर ये जो थीटा कोण बने हुए हैं, अगर ये कोण यहाँ पे बना है तो इसे आधार कहा जाएगा और इसे लंब कहा जाएगा। मान लीजिए किसी स्थिति में यही वाला थीटा कोण यहाँ ना बन करके ऊपर बना हुआ है किसी अन्य स्थिति में, तो इसे आधार कहा जाएगा, इसे लंब कहा जाएगा और इसे कर्ण हमेशा ही कहा जाएगा। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको है। और इसके साथ आपको याद होना चाहिए इनमें कोणों के मान। तो मैं यहीं पर कोणों के मान लिखने का प्रयास कर लेता हूँ। थोड़ा सा इनको हटा देते हैं। और आपको पूरी टेबल नहीं याद रखनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि टैन सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, तो टैन वाली टेबल याद होनी चाहिए। बाकी साइन और कॉस तो अपना याद होना ही चाहिए। तो साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, बस आपको इनका याद रखना है। और इनमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 60, 30, 45 और 60 का ही प्रयोग होता है। 0, 90 का तो प्रयोग होता ही नहीं है। देखने को ये सब कुछ मिलता है। साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, इसका मान 1 होता है। इसको उल्टे क्रम में लिख दें तो ऐसा देखने को मिल जाता है। ये मान हो गया। ओके, टैन का मान आपको इनसे निकालने का मतलब बताया जाता है, लेकिन टैन का मान आप इतनी बार प्रयोग करने वाला है कि आपको याद हो जाने वाला है कि टैन 0 का मान 0 होता है, टैन 30 का मान 1/√3 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है और इसका मान इनफाइनाइट होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रयोग केवल इनका होने वाला है। इस पूरी टेबल में सबसे ज़्यादा प्रयोग इन 3 लोगों का होने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि टैन 30 का मान 1/√3 और टैन 60 का मान √3, ये याद रख लीजिए। देखिए √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। और इस 1/√3 का मान भी ऐसे ही हो जाएगा 1.732। ये एक से बड़ी गिनती है। अगर बड़ी गिनती नीचे हो और ऊपर वाली छोटी हो तो उसका मान बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा हो जाता है। और ये बड़ा है। ये √3 क्या है, एक बड़ी गिनती है और 1/√3 उससे छोटी गिनती है। तो इस वजह से 30 अंश छोटा है तो उसका मान छोटा वाला है, 60 अंश बड़ा है तो उसका मान बड़ा वाला है। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ भैया। आगे बहुत सारे पे ये प्रयोग होने वाले हैं तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो मेरे ख्याल से मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो शुरू में आपको जानने के लिए चाहिए होती हैं और जो आपको पहले से पता है। अब बस एकमात्र चीज़ बच जाती है जिसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहते हैं, जो कि यहाँ पे ख़ास तौर से नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो फ़र्क करता भी नहीं हूँ, ठीक है। कोई विशेष बात इसमें है ही नहीं। बशर्ते अगर कोई कुछ अलग ही मंसूबे से आपसे पूछ रहा है तो वो अलग बात हो जाती है, परंतु इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है।
कोई और विचारधारा रखी जाए तो उनकी बात अलग है। परंतु जब भी आप नीचे हैं, नीचे से सर ऊपर उठा करके देखना चाहते हैं, उन्नयन कहलाता है। ये यहाँ पे जो नीचे कोण बनेगा उन्नयन कोण होगा। कोई ख़ास बात नहीं है, बस नीचे से जब सर ऊपर उठा रहे हैं तो इसे उन्नयन कहा जाएगा। और मान लीजिए आप ऊपर हैं, ऐसे देख रहे हैं, सामने कोई चीज़ नीचे गिरी है तो आप नीचे से नज़र झुका के देख रहे हैं, या फिर पेड़ पे छत से चढ़ करके नीचे देख रहे हैं, तब मान लीजिए यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर पे हैं आप, ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे घर पे आस पड़ोस में पूरे राज्य में बाढ़ आई है और आप दौरे पे आए हैं, तो हेलीकॉप्टर से ही ज़मीन का मुआयना करेंगे। ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, सामान्य रूप से आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी, तो आप क्या करेंगे, रिलैक्स करने के लिए सामने देखेंगे। आप सामने देख रहे हैं, ये आपका सामान्य दृष्टि रेखा है, और आप नीचे झुका करके देख रहे हैं कि कहाँ पे बाढ़ कितनी आई है, तो आपको इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, गर्दन को नीचे झुकाना पड़ रहा है, नज़रों को नीचे झुकाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो कोण कहलाता है ये अवनमन कोण कहलाता है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो कोण होता है अगर इसे खींचा जाए तो यहाँ वाले उन्नयन कोण के बराबर ही रहता है, यानी हम भी आपको देखेंगे तो हमारा, आप जितना नज़र झुकाएंगे हमें उतना नज़र उठाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। तो ये उन्नयन और अवनमन का कॉन्सेप्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस इतना सा होता है कि ये दोनों एक अंतर होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों के साथ मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ जो आपको इसमें जाननी चाहिए वो बता दी है, और कुछ भी अब इसमें शेष नहीं रह गया है। जिन चीज़ों पर आपको बात समझ में ना आए और जो चीज़ें आपके रिलेटेड, मतलब जो आपको समझ में आ जाए, उनको आप अपने साथ जोड़ कर रखें, और जो आपको भूल जाने की हो गई, मतलब कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आया कि आपने ये क्यों बता दिया, उन्हें जाने दें आप, क्योंकि आगे इन सभी चीज़ों का जब प्रयोग करेंगे तो यथासंभव आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आने लगेगा। इस स्वयं के जांचों को भी हटा देते हैं और प्रश्नावली शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अध्ययन की किताब होगी पहले से। ये जो स्वयं के जांचों वाला जो प्रश्न है भैया, ये आपका 359 नंबर पेज पे, 359 नंबर पेज पे आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से, यहाँ से, जो कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये है, मीनार यह मीनार का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है पैर या निचला हिस्सा, और शिखर का मतलब होता है, शिखर मतलब होता है चोटी या फिर चूनी या फिर सिर या फिर एकदम ऊपरी वाला हिस्सा। ठीक है, तो पाद बिंदु का मतलब निचला हिस्सा, शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार का जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश बना हुआ है। ऐसे में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसको बहुविकल्पी प्रश्नों की भांति हम आपको समझा रहे हैं, और कुछ प्रश्नों को हम विधिवत लिख करके दिखाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में या फिर अपनी कॉपी में कैसे लिखना है। बाकी प्रश्नों को केवल हल करके आपको बताते हुए चलेंगे। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि चित्र को आपको बहुत अच्छे से बनाना है। बहुत अच्छे से बनाने का मतलब हर जगह समकोण त्रिभुज ही बनेगा इसमें, और 60 अंश के लायक लगे भी। 60 अंश के कोण पर देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ये छोटा पड़ जाता है। 45 अंश के कोण पे, 45 अंश देखिए
बात ये होती है 3 प्रकार के कोण आपके बनेंगे। देखिए 60 अंश का जब कोण बनेगा तो ये जो आधार है वो छोटा होगा। ओके, 45 अंश का जब कोण बनाएंगे 45 अंश, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। 45 अंश के कोण पे उधर भी 45 बनेगा, ये बराबर होंगे। और जब 30 अंश का कोण बनाएंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा ही। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा जब आप चित्र बनाने में थोड़े से सक्षम हो जाएंगे। अभी शुरुआत है, चलने दीजिए इसको। 60 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। मीनार की ऊंचाई आपसे ज्ञात करने को कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे tan सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे tan लगेगा। tan क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपका कोण यहाँ बना हुआ है, तो आप इसे कहेंगे आधार। ओके, जिसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है वो है मीनार, इसे हम कहेंगे लंब। और जिसकी नहीं पूछ रहा है वो है कर्ण, क्योंकि वो 90 के अंश के सामने है, हालांकि हमको उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के गुण में आते हैं? तो अगर हम लाल बटे कक्का लिखते हैं तो आप देख पाएंगे कि साइन, कॉस और टैन, ठीक है, टैन में ही लंब और आधार का रिलेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि कॉट में भी मिलेगी, लेकिन क्या मतलब है, जब टैन में मिल जा रहा है तो कॉट तक जाने की आवश्यकता ही क्या है। इस वजह से साइन, कॉस, टैन। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, इसमें कर्ण की आवश्यकता है। कॉस के लिए भी कर्ण होना चाहिए। लंब और आधार कहाँ आते हैं? टैन में आते हैं। इस वजह से हम लिखेंगे टैन। और थीटा जो लिखा जाता है वहाँ पे हमारा कोण होगा। कोण क्या है? 60 अंश है, तो हम यहाँ पे 60 अंश लिखेंगे। टैन 60 अंश बराबर लंब। लंब कितना है? ये। और अगर हम इसका नाम दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लंब है अपना BC और आधार है AB, ठीक। tan 60 का मान मैंने आपको पहले बताया था कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। tan 60 का मान होता है √3। BC हमको नहीं पता है, AB हमको पता है 30 है। 30 इधर आके गुणा कर लेगा तो हमें BC बराबर क्या मिल जाएगा? 30 √3। 30 तो ये 90 मत कह देना, कुछ महानुभाव इस बात को सोच रहे होंगे कि 30 ये 90 कर लेते हैं, मस्त उत्तर आ जाएगा, लेकिन नहीं। अंडर रूट के अंदर की गिनती की गुणा अंडर रूट के अंदर की गिनती के साथ होता है, बाहर वाले के साथ होता है। तो 30 √3 लिख दिया गया। यही अगर हम मीटर में लिख देते हैं तो ये हमारा मीनार की लंबाई हो जाएगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि आपका उत्तर है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक रहा होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को भी यहीं पे लिख लेते हैं और इरेज करते वक्त सब निपटा देंगे एक साथ। क्या ही रखा है। सर्कस का एक कलाकार 30 मीटर लंबी की डोर पर चढ़ रहा है। ध्यान देंगे, सर्कस का कलाकार देखिए, जो अपनी डोर होती है, ये खंभा रहेगा और ये रस्सी रहेगी, ये खंभा रहेगा और यहाँ पे रस्सी। आमतौर पे सर्कस के कलाकार जो होते हैं वो रस्सियों को इसी भांति बांधते हैं। यहाँ खूंटे से बांध देते हैं, यहाँ खूंटे से बांध देते हैं। ये दो बल्लियाँ होती हैं या फिर पोल होते हैं जो मजबूत होते हैं। इनको इधर अकेले बांध देने से, यानी कि यहाँ पे अगर ना बांधा जाए तो ये पोल के टूट जाने का या फिर खिसक जाने का डर रहता है। रस्सी ढीली पड़ सकती है, जिसकी वजह से वो इस स्थिति का प्रयोग करते हैं। और ये भी रहता है कि उनको बार बार जगह बदलनी रहती हैं, तो ऐसी बातें होती हैं। हालांकि जब चलने की बात की जाएगी तो व्यक्ति यहाँ पे चलेगा, चलने का काम हो रहा है। जब चढ़ने की बात की जा रही है तो यहाँ पे चढ़ेगा वो व्यक्ति। ध्यान देना है, शब्दों को ध्यान देना है। और वैसे भी ये याद रखना है कि जब भी सर्कस वाला व्यक्ति कहीं पे भी कर्तव्य दिखाने के लिए रस्सी पे चल रहा होगा तो हम ये ही मानेंगे कि वो व्यक्ति यहाँ पे चढ़ रहा है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। क्योंकि हम ऊंचाई और दूरी की सहायता से इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। सब कुछ निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसका ये अर्थ होता है कि हमें यहाँ पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल इस पर विचार करेंगे। इसको भी हटा देते हैं। तो एक व्यक्ति है,
एक सर्कस का कलाकार है जो 30 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अर्थात ये जो डोरी है यही अपनी डोरी है। अरे डोरी की दूरी लिख रहा हूँ मैं, ये डोरी है और ये 30 मीटर लंबी है। बढ़िया काम है। 30 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है, जो भूमि पर एक सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण 45 अंश है। अगर डोरी द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पे 45 अंश है तो आपसे पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो डोरी याद रखेंगे हमेशा यहीं पे रहेगी, खंभा ये है और ज़मीन ये है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने की बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पे ABC बनाते हैं, 90 यहाँ पे बना है, कर्ण है हमको पता, और हमको निकालना है लंब। ये लंब हमको निकालना है, कर्ण हमें पता है, 45 का कोण किया गया है, लाल बटे का के पास आते हैं तो लंब बटे कर्ण जो होता है, लंब बटे जो कर्ण आता है वो साइन में आ जाता है। तो हम यहाँ पे साइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन लिख देंगे। और कोण कितना है? 45 अंश से लिख देंगे, साइन 45 हो गया। और लंब कितना है? वो है BC, लंब है BC और कर्ण है AC है, सॉरी AC। BC लंब है, कर्ण है AC। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, रख दिया। BC का पता नहीं है, BC रख देंगे। AC का पता है 30, वो रख देंगे। इसको ऊपर पहुंचा देंगे, इसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो हमारे BC बराबर क्या मिल जाएगा? 30/√2। अब BC यानी कि खंभे की ऊंचाई 20/√2 आ चुकी है। हो सकता है कि आपको यही उत्तर मिल जाए विकल्प में देखने के लिए, या फिर अगर उत्तर ना मिले तो याद रखेंगे जब भी आपको लंबे प्रश्न को हल करना है और लंबे प्रकार से हल करना है तो ये लिखना गलत होगा। आपको हर का परमीकरण करके ही लिखना होता है, बिना हर के परमीकरण के काम चलता नहीं है। तो आपको BC बराबर ये जो 30/√2 दिखाई दे रहा है, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिसकी वजह से 30/√2 नीचे इन दोनों को गुणा करके 2 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 15/√2 मीटर दिखाई देगा। आप कहेंगे कि खंभे की ऊंचाई 15/√2 मीटर है। ठीक है, तो ये बातें रहीं इस प्रश्न के साथ। ओके, तो 2 प्रश्नों को हमने समझाया, थ्योरी को हमने समझाया, आगे भी प्रश्न चलने वाले हैं। देखते हैं आगे के प्रश्न क्या होने वाले हैं। तो अब आगे के प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, क्या कहा जा रहा है। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 गुनी है। किसी खंभे की छाया, पहले तो खंभा बनाएं, ज़मीन पर उसकी छाया समझ लीजिए इतनी लंबी है, मिला दीजिए इसको और यहाँ पे 90 बना दीजिए। ये खंभे की ऊंचाई मान लीजिए h मान लेते हैं। जो खंभे की छाया है ऊंचाई की, शब्दों को समझेंगे। ठीक है, मुझे जो मुश्किल होती थी वो यहीं पर मुश्किल होती थी इन शब्दों को समझने में, बाकी तो निकालना तो हर कोई कर लेता है यार। शब्दों को समझा देता हूँ। तो किसी खंभे की जो छाया है, खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो भैया जो खंभे की छाया है, खंभे की छाया है वो बराबर है उसकी ऊंचाई के √3 गुना, यानी ऊंचाई कुछ होगी, कहाँ माने गुणा उसका 1/3 गुना। ठीक है, 3 से गुणा किया गया तब जाकर के उसकी छाया मिली। यानी जो छाया है ये वाली लंबाई, ये जो दिखाई दे रही है, ये जो है उसकी ऊंचाई यानी h की 1/√3 गुना है। ठीक है, बात समझ में आई? यही सब कुछ समझना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए पूरी मैथ में अगर आप देखते हैं तो मूल रूप से शब्दों का खेला है। जो समझ गया उसके लिए आसान है, जो नहीं समझ पाया वो झेला है। तो झेलने का काम नहीं करेंगे, आपको करना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों का जब गुणा होगा
तो यच का नाम यच बटा √3 दिखाई देगा, ये कह सकते हैं आप इसकी छाया है। इतना सब कुछ हो गया। तो जाहिर सी बात से इसमें आप उन्नयन कोण पूछ रहा होगा, खंभे का उन्नयन कोण याद कीजिए, बस उन्नयन कोण के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, सब हो गया। तो यहाँ पे कोण कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, यहाँ पे कोण है तो ये हो गया अपना क्या लंब, ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार हमेशा tan में आते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा लगा दीजिए। लंब कितना है h है, आधार कितना है h बटे √3 है, h कैंसिल, √3 को ऊपर भेज दीजिए तो √3 बटे 1 यानी कि √3 अकेले दिखाई देगा। बातों को समझना भैया कि √3 कहाँ जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। पहुँच गया, √3 अकेले मिल गया। अगर tan में बात करें √3 किसका वैल्यू होती है तो tan ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है 60 अंश की वैल्यू होती है। बताया था आपको पहले ही, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। रट के रख लो या फिर लिख के रख लो यार, सब तरीके से काम चलेगा, लेकिन छोड़ दोगे इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। tan से tan कैंसिल, ख़त्म लाल, थीटा बटे थीटा बराबर 60 अंश। 60 अंश को पाई में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। उत्तर हो चुका है, बस मज़े के लिए पूछ रहा हूँ। 60 अंश को पाई में बदलोगे क्या होगा, π/3 होगा, ठीक है, π/3 होगा। तो बस ये ऐसे बता दिया, बाकी ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखो भैया क्या होता है इस प्रश्न में। 1.5 मीटर, पीच नहीं 5, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी को 28.5 मीटर की दूरी पर, प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या गंदी सवाल है। एक चिमनी है, उसके कुछ दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचा प्रेक्षक माने देखने वाला, और इससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँख से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आँखियाँ पे यार चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण, ये तो बड़ा पड़ गया ना, बराबर बनाते हैं। ध्यान से देखो, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये बनना चाहिए, तभी 45 अंश का कोण बनेगा, नहीं तो गंदा सा लगेगा, सड़ियल सा। पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा बराबर हुआ कि नहीं। चले मान लेते हैं बराबर हो गया, यहाँ मान लो बराबर हो गया, ठीक है। अब लग रहा है, देखो प्रेक्षक माने देखने वाला यानी आदमी यानी कि मनुष्य यानी कि होमोसेपियंस, वो इतना बड़ा है, कितना 1.5 मीटर लंबा है। एक ठो मीनार है, उससे इतनी दूरी पर है दूरी पर है। और क्या उन्नयन कोण कितना बन रहा है मनुष्य के आँख से। देखो बात ये होती है कि पिछले हर एक सवाल में हमने एकदम नीचे से लिया, चाहे वो इंसान ही क्यों ना देख रहा हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी ऊंचाई से क्यों लिया। कारण यह है कि इसमें ऊंचाई दी गई है प्रेक्षक की, ना दी रहे तो एकदम नीचे से लेते हैं, अगर दी रहे तो थोड़ा सा ऊंचे से लेते हैं, यही सिंपल सा लॉजिक होता है। तो हमने ऊंचाई दी गई मतलब तो यहाँ पे ले लिया। और हाँ याद रखना कि हर जगह पे ये नहीं कि मतलब कुछ अलग ही दिमाग लगाने लगते हैं कभी कभी कुछ लोग। हालांकि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी गई लेकिन ज़बरदस्ती ऐड करेंगे, यार ऊंचाई होनी चाहिए, यक्स हम ज़बरदस्ती मानेंगे, मानने का काम है भैया, कुछ भी मान सकते हैं कुछ लोग। तो लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आगे मैं बताता हूँ, समझते हैं क्या होने वाला है। तो होने ये वाला है कि यहाँ पे 45 अंश का कोण हमको दिया है, 45 अंश पहले लिख लेते हैं और फिर हमसे पूछ क्या रहा है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पूछ रहा होगा चिमनी की ऊंचाई बताइए, उसके अलावा पूछ ही क्या सकता है, गरीब आदमी सब कुछ दे दिया है। अब देखो भैया होगा क्या
कि ये जितना ऊंचा है 1.5 वही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 1.5 मीटर। ये 28.5 है तो ऊपर वाला होगा 28.5 मीटर। ओके, 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण क्या होता है? जितना ये दिखाई दे रहा है ना उतना ही ये भी होगा। कैसे कहोगे? कैसे? ऐसे कैसे बता देते हैं भाई? 45 अंश का कोण खुद ही बताता है। कैसे बताता है देखो। ओके, तो हमें पता है ये आधार है, ये ऊंचाई है, हमें कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करने के बाद इसको उसमें जोड़ देना है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा। वही है वो मीनार या फिर चिमनी की ऊंचाई। चिमनी किसे कहते हैं? जिसमें धुआं निकलता रहता है, फैक्ट्रियों में जो लगी रहती है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे चिमनी, देखिए जब मैं ऐसे चिमनी पढ़ता था ना तो मुझे चिमनी से याद आता था, घर में एक मस्त कांच की बोतल है, ऐसे कांच की बोतल, अरे कांच की बोतल बन जा बबुआ, गोल सी कांच की बोतल है, गोली होती है, उसका जो लोहे वाला जो एक ढक्कन है वो रहेगा, ठीक है, लोहा वाला ढक्कन। और जो साइकिल के ट्यूब होती है जिसमें से हवा भरने वाली जो छुच्ची होती है, उसको वहाँ से निकाल करके ऐसा फिट कर दिया गया है, ये ऐसा करके। और इसमें एक सूत होता है, कॉटन का बना हुआ, यानी कि रुई का बना हुआ एक धागा, ठीक है, जिससे बोरा सिलते थे। उसको टुकड़ा यहाँ से लगा दिया गया है, ऐसे नीचे लटक रहा है। और यहाँ पे मिट्टी का तेल, केरोसिन भरा हुआ है। और यहाँ पे माचिस से आग लगा दी, जिसकी वजह से ये जल रहा है। अब ये हम कहते थे इसे चिमनी। क्या कहते थे? चिमनी। ये चिमनी पहले पाई जाती थी, आजकल तो लालटेन भी नहीं पाई जाती है। लालटेन बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है, किसी के यहाँ पे पड़ी होगी पुरानी सी। हमारे यहाँ पे भी पड़ी थी, लेकिन अभी पिछली बरसात में वो गल करके ख़त्म हो गई, मूर्छा लग गया था उसमें, जंग, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, आयरन और ऑक्सीजन का मेल से आयरन ऑक्साइड बन गया और वो जंग लेकर के भूरे रंग का जंग झड़ गया, ख़त्म हो गया। तो ये चिमनी होती है। ये चिमनी कब बनाई जाती है? क्योंकि हमारे पास लालटेन जो 80 रुपये की या फिर 50 रुपये की जो मिलती थी, वो ख़रीदने के जब पैसा नहीं होते थे कि घर में 4-5 लालटेन हो जाए, इसलिए चिमनी का प्रयोग करते थे। तो मिट्टी के तेल उसमें डाल करके चलाते थे। पेट्रोल डाला के मत जलाना, नहीं बम बन जाएगा, दग जाएगा यार। तो ये चिमनी होती थी, यही सोचते थे। फिर हम कहते थे यार इंसान से बड़ी कैसे चिमनी हो सकती है? फिर बताया गया कि चिमनी यार ये वाली चिमनी तो होती ही है, इसके अलावा जो होती है वो कारखानों में जब उसमें जलता है तो धुआं ज़्यादा निकलता है, तो धुएं को निकालने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए चिमनी होती है, जैसे ईंट के भट्ठे में होती है ना, धुआं ऊपर निकालने के लिए, वही वाला काम है। तो ये चिमनी है। तो आते हैं सवाल पे भाई। यहाँ पे 45 अंश का कोण बना है, जितना ये लंबाई है उतना यहाँ पे लंबाई होगी। यहाँ पे इसकी व्यक्ति की आँख है, ये हिस्सा देख रहा है। यहाँ वाली ऊंचाई हमको पहले निकालनी है, फिर इसको 1.5 इसमें जोड़ देना है। यहाँ पे हमको आधार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको लंब दिखाई दे रहा है। लंब बटे आधार आता है tan में, तो हम यहाँ पे लगाते हैं tan 45 अंश बराबर लंब है। यहाँ पे नाम तो कुछ लिखा नहीं है, या अकेले लिखा तो ऐसे लिख लेते हैं। आधार है अपना 28.5, इसमें लिख लिया है। tan 45 का मान 1 होता है, h बटे 28.5 हो रहा है। इसका इधर गुणा करा देंगे तो h बराबर मिल गया 28 से करना में 28.5। कुछ लोग इसको 28 से 29 जोड़ रहे होंगे, कुछ लोग 28.6 जोड़ रहे होंगे, कुछ लोग 38.5 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि महान लोगों की कमी धरती पर नहीं है। लेकिन ये 28 से करना में 28 मतलब 28.5 से करना में 28.5, h का मान 28.5, यानी ये वाला ऊपर वाला हिस्सा 28.5 मिल जाएगा। 1.5 उसमें जोड़ने की अभी आवश्यकता है, जोड़ देते हैं, तब हमारे जो चिमनी की कुल ऊंचाई है वो मिल जाएगी। 5 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, हासिल लगे 1, 8 1 9 हो रहा था, 10 हासिल लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 30.0, यानी कि 30 मीटर आप साफ साफ कह सकते हैं आपकी चिमनी की ऊंचाई हो गई। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न की समाप्ति हो गई।
उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे करना है इन्हें, और आगे भी आप कर पाएंगे। अभी एक और प्रश्न बता करके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे के प्रश्नों को हल करें। हालांकि हम वीडियो के थ्रू और भी बताने का प्रयास करेंगे, पर इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि प्रश्नों के बजाय आपको थ्योरी को समझाया जाए और पूरी तरीके से आपको लायक बनाया जाए कि आप खुद प्रश्न को कर पाएँ। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे के प्रश्न को हम विधि पूर्वक लिखने का प्रयास करते हैं। विधि पूर्वक का मतलब ये तो हमारा रफ आइडिया था। ये रफ आइडिया इसलिए था क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको विधिवत लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। आप विधिवत लिख रहे हैं तो मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में भी विधिवत लिखना नहीं होता है। प्रश्न पत्र में भी कहा जाता है कि पहले प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में क्रियाविधि लिखना अनिवार्य है। यानी कि पहले प्रश्न में आप केवल निशान लगाकर छोड़ सकते हैं, छोड़ दें ज़्यादा बेहतर रहेगा और वही रहेगा बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। और इस पांचवें प्रश्न को थोड़ा सा विधिवत ढंग से हम लिखने का प्रयास करते हैं। आइए देखेंगे क्या है। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, यार स्पर्शज्या किसे कहते हैं? टैन को मैं भूल गया, ठीक है, मैं उसे रिकवर कर रहा हूँ, याद कर रहे हैं। स्पर्शज्या उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 1/3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया के अनुपात, ऊंचाई और छाया की लंबाई का क्या अनुपात है, ये हमको बताना है, ठीक है। सब कुछ बताते हैं आपको। तो याद आया, टैन को ही कहा जाता है। तो भैया देखेंगे पहले तो किसी स्तंभ के शिखर, स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया, स्तंभ, एक मिनट, स्तंभ तो मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ। स्तंभ हो गया, ये स्तंभ का शिखर की स्पर्शज्या उसकी छाया, तो यहाँ पे उसकी छाया हो गई है। और क्या है, इसको मिला देते हैं। यहाँ पे एक कोण हो गया, ठीक है, कोण थीटा हो गया। और शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या यानी कि टैन उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, ठीक है। मजाक करने की हद होती है। तो भाई यहाँ पे जो ABC है, स्तंभ जो है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। स्तंभ की ऊंचाई अपनी हम BC कह सकते हैं। स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की जो छाया की लंबाई है वो क्या है भैया, वो हम AB कह सकते हैं, लंबाई, ओके। उन्नयन कोण हमको नहीं पता, थीटा है, लेकिन उन्नयन कोण की ज्या, उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, देखिए जो साइन होता है उसे ज्या कहा जाता है, जो कॉस होता है उसे कोज्या कहा जाता है, और जो टैन होता है उसे स्पर्शज्या कहा जाता है। सही तरीका तो ये है। तो यहाँ पे हमको उन्नयन कोण लिखना था। उन्नयन कोण की ज्या वो हो जाएगी टैन थीटा। तब हमारे लिए क्या मिल रहा है कि टैन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, ठीक है। टैन बराबर 3/4 दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा। स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे टैन के लिए क्या होता है भैया, चूँकि टैन थीटा बराबर होता है, लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार होता है। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे लंब कितना है, स्तंभ की ऊंचाई, ऐसे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई और स्तंभ के छाया की लंबाई, स्तंभ के छाया की लंबाई यह होता है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई बटे छाया की लंबाई बराबर tan का मान कितना था, 3/4 था, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट अनुपात हमारा 3:4 है। बस यही आपका आंसर है। अच्छा, ये मजाक भरा प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा मजाक था, हद मजाक। अब इसमें लिखने को कहा जाए तो कितना लिखा जाए और आंसर देने को कहा जाए तो क्या ही दिया जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब जो पूछा जा रहा है वो प्रश्न में बताया जा चुका है, यानी कि 3/4 पहले दिया गया था और आंसर में भी 3/4 है। तो जब वही दिया गया तो हम लाएँ कैसे। और दूसरी बात तब मुश्किल आती है जब जो चीज़ें दी गई हैं और उनका प्रयोग ही नहीं है, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ अलग से दे दी गई है, इतना दिया और ये भी दे दिया साथ में। इन दोनों से आपको उत्तर मिल गया है, जो आपको चाहिए वो मिल गया है, लेकिन इस चीज़ का क्या करें, ज़बरदस्ती उसमें घुसा देंगे और आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे करके मुश्किलें बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है सवालों के द्वारा भैया। खैर, इस प्रश्न का आपका उत्तर यही रहेगा, एक अच्छे ढंग से लिखने का जो तरीका रहेगा मेरे ख्याल से यही रहेगा, और इससे ज़्यादा अच्छा लिखने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोग तो कर ही सकते हैं, करते भी हैं, और मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से बस यही लिख देना ही पर्याप्त रहेगा। खैर, इस प्रश्न में तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें आ गई हैं, ये इतना अच्छा बन नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि एक और प्रश्न मुझे ले लेना चाहिए ताकि अंत थोड़ा सा अच्छे से हो। तो इस प्रश्न में देखेंगे, छठा प्रश्न को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। छठे प्रश्न को देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचे मीनार की छाया में ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार है 45 मीटर और ऊंची है, और उसकी जो छाया है उससे थोड़ी सी बड़ी बन रही है, 45√3 मीटर, उससे बड़ी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया, ओके। यहाँ पे जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो हमको नहीं पता है, वो हमको निकालना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, इसके आधार पर थोड़ा सा जानकारी को हम पहले दिया है कि स्वरूप में लिखेंगे। आप चाहे तो पूरा प्रश्न उतार सकते हैं, चाहे तो इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ताकि आपका प्रश्न एकदम खूबसूरत से लगे। तो यहाँ पे हमारे पास मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई है BC बराबर है 45 मीटर, वो लिख लिया। छाया की लंबाई दी गई है, छाया की लंबाई है वो AB बराबर है, और वो है 45√3 मीटर, ठीक है। और चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश हमने लिया है, और कोण A बराबर हमने थीटा लिया है। सूर्य का उन्नयन कोण माना, सूर्य का उन्नयन कोण जो कि हमको पता नहीं है, कोण A बराबर हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोण है थीटा। अब हमको लंब पता है, आधार पता है, कोण निकालना है, तो लंब और आधार कहाँ पे आते हैं, tan में आते हैं, ठीक है। तो चूँकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है।
इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब BC आधार AB, और tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं BC का मान 45 है और AB का मान 45 √3 है। 45 से 45 कट जाएगा और हमें tan थीटा बराबर 1/√3 दिखाई दे रहा होगा। 1/√3 दिखाई दे रहा है। ओके, और tan में किसका मान 1/√3 होता है? तो आप लिख पाएंगे कि tan थीटा बराबर tan 30 लिख पाएंगे, चूँकि tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल कर देंगे, थीटा बराबर 30 अंश लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो बस इसी के साथ ये बात समाप्त होती है। इसको ऐसे ही लिख देना है। लिखने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आते जाएंगे, लेकिन आपके रिस्पांस के बाद। ठीक है, 2 दिन बाद ही अगली वीडियो आने संभव हो पाएगी। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कुछ प्रश्न आप खुद से लगाएं और जो प्रश्न आपको मुश्किल लगे वही हमसे पूछें, क्योंकि अब हम यहाँ पे प्रश्नों को छोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी आसान प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों को हम बताएंगे तो यार काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, पर खुद करने की कोशिश करो तो आसानी से सब आसान हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक हमारे बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो खुद से थोड़ा प्रयास करो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।